प्यारे बच्चों, प्यार भरा नमस्कार। आप सबों का राणा बेसिक फिजिक्स में हार्दिक स्वागत है। और कल महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि का आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है अवतल गोलीय सतह। आज का हमारा टॉपिक है अवतल गोलीय सतह। कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। बच्चों, हमने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव कब लिया जाता है, उत्तर और अवतल कब लिया जाता है। तो हमने आपको बताया था कि इसके लिए हम लोग उस गोलीय सतह को देखेंगे जिसके किस भाग पर किरण आपतित हो। तो हम देखते हैं कि यदि गोलीय सतह के धसे हुए भाग पर, यदि गोलीय सतह के धसे हुए भाग पर किरण आपतित होती है, if the rays falls on the opposite to the bulged surface, उभरे हुए भाग के अपोजिट यानी धसे हुए भाग पर रे आपतित होती है, इंसिडेंट करती है, स्ट्राइक करती है, तो ऐसे सरफेस को हम लोग क्या कह देते हैं? अवतल गोलीय सतह या कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस कह देते हैं। तो कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस और कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में यही अंतर है कि कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में उभरे हुए भाग पर यानी बल्ज्ड सरफेस पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है, जबकि कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस में वो धसे हुए भाग पर स्ट्राइक करती है। इस चीज़ को अगर हम समझेंगे तो उत्तल अवतल को हम समझ लेंगे। तो बच्चों, क्या करेंगे? जो आपका थ्योरी दिया हुआ है, थ्योरी बोर्ड पे लिखा हुआ है कि चित्र में दिखाया गया गोलीय सतह क्या है? अवतल है। तो अवतल बनाने के लिए भी आपको तुरंत क्या बताया कि जो रे स्ट्राइक करेगी, जो इंसिडेंट रे होगी, वो कहाँ स्ट्राइक करेगी? वो धसे हुए भाग पर स्ट्राइक करेगी। और जिस धसे हुए भाग पर स्ट्राइक करती है हम उसको क्या कहते हैं? पॉइंट ई कहते हैं, आपतन बिंदु ई कहते हैं। धसे हुए भाग पर प्रकाश की किरण ये आपतित हो रही है, आपतित हो, ये तो लिखा हुआ ये हो, आपतित हो रही है। अतः गोलीय सतह ए पी बी अवतल गोलीय सतह है। इसका नाम दे दे ए पी, जो है ये पोल है, ये वाला पोल ए पी बी। ए पी बी क्या है? अवतल गोलीय सतह है। इसके प्रधान अक्ष के बिंदु ओ पर, कहाँ? बिंदु ओ पर क्या रखा हुआ है? एक बिंदुवत वस्तु स्थित है। ये बिंदुवत वस्तु स्थित है। इससे चलने वाली एक किरण ओ ई, ओ ई यहाँ देखिए, ओ ई सतह के बिंदु ई पर आपतित होती है। तो ये आपका कौन सा बिंदु हो गया? आपतन बिंदु हो गया। और अपवर्तन के बाद विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, चलिए ये विरल माध्यम और सघन माध्यम, ये हवा का माध्यम है,
ये हो गया आपका विरल माध्यम। दिस इज कॉल्ड रेरर मीडियम, रेरर मीडियम ऑफ एयर। और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते नहीं, क्या लेते हैं, एजम्पशन क्या है हमारा, कल्पना क्या है, एजम्पशन। एजम्पशन का अर्थ होता है कल्पना। हमारा कल्पना क्या है कि वह माध्यम जिसमें आपतित किरण होगा, आपतित किरण होगा, वह उसे, वह नहीं, उसे म्यू1 तथा अपवर्तित किरण वाले माध्यम को म्यू2 लेंगे। The medium in which incident ray is present, we took it as mu1 medium and अदर कौन सा वो, तो रिफ्रैक्टेड रे मीडियम, रिफ्रैक्टेड रे मीडियम। and other we took it as mu2 medium। ये हमारा एजम्पशन था। और दूसरा एजम्पशन क्या है, सेकेंड एजम्पशन क्या है, उसको भी लिख लें। एजम्पशन सेकंड क्या है, एजम्पशन सेकंड इन दी या आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण की दिशा में धनात्मक और विपरीत दिशा में ऋणात्मक लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। in the direction of incident ray we took it
as positive and in opposite direction we took it as negative। दो एग्जाम्पल हो गया। अब बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं क्या है। तो अपवर्तन के बाद विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि वस्तु किस माध्यम में स्थित है? वस्तु विरल माध्यम में स्थित है। तो देखिए विरल माध्यम हवा है ना, ये विरल माध्यम हवा हो गया, और ये क्या करता है? सघन माध्यम में प्रवेश करेगा। यानी ये कौन सा माध्यम है? ये ग्लास है। ग्लास कौन सा माध्यम हो जाएगा? ग्लास आपका सघन माध्यम हो जाएगा। ग्लास आपका कौन सा माध्यम हो जाएगा? ग्लास सघन माध्यम हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं? डेंसर मीडियम कहते हैं। अब पहले उससे पहले हम इस लाइन को देखें। उस आपतन बिंदु को, कौन सा आपतन बिंदु? तो ई। उस आपतन बिंदु, यहां लिख भी सकते हैं, उस आपतन बिंदु ई को वक्रता केंद्र सी से मिला दिया जाए। चलिए वक्रता केंद्र कहाँ है? यहाँ है वक्रता केंद्र सी। आप इसको जो है इस वक्रता केंद्र से मिलान कर दीजिए। ये आपका नॉर्मल एन हो गया। मिला दिया जाए तो वह किसके जैसा कार्य करता है? वह अभिलंब के जैसा कार्य करता है। इस स्थिति में अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाता है और वह प्रधान अक्ष को नहीं काट पाता है। चलिए, जब ये इसको क्रॉस करेगा तो ये विरल से सघन में गया, तो क्या होता है? अभिलंब की ओर झुकता है। तो अभिलंब की ओर झुकेगा तो ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? हर हाल में ये ऊपर जाएगा। तो ऊपर अगर यहाँ से थोड़ा भी तिरछा हो जाता है, तो क्या यह प्रधान अक्ष को काट पाएगा? या प्रधान अक्ष को कभी नहीं काट पाएगा। तब क्या करते हैं? आगे देखिएगा तो लिखे हुए हैं, अतः उस अपवर्तित किरण को काल्पनिक रूप से पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो वह प्रधान अक्ष को बिंदु आई पर काटती हुई प्रतीत होती है या बिंदु आई से आती हुई प्रतीत होती है। चलिए इसको देखें क्या कहता है कि क्या करेंगे। जब इसको हम काल्पनिक रूप से पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो क्या दिखता है? ये यहाँ पर कट हो रहा है, लेकिन लगता कैसा है कि यहाँ से चल के, चूंकि तीर ऊपर की ओर है तो लगता है कि ये यहाँ से चलते हुए इस ओर जा रहा है। इसीलिए क्या बोला? इसलिए क्या लिखा गया कि वह प्रधान अक्ष को बिंदु आई पर काटती हुई प्रतीत होती है या बिंदु आई से आती हुई प्रतीत होती है। हो गया। अब क्या करता है? बिंदु ई से प्रधान अक्ष पर एक लंब डालते हैं। ये बिंदु ई से प्रधान अक्ष पर एक लंब डालते हैं, डाल दिए। इसका नाम P डैश रख लेते हैं। इसका नाम हम क्या रख लेते हैं? P डैश रख लेते हैं। आगे क्या करता है? आगे कुछ भी है, लंब डालते हैं। ठीक है, तो जो लंब डाले तो उसका नाम क्या हो गया? E P डैश। किरणें उपाक्षीय होते हैं, अतः कोण का मान बहुत ही छोटा होगा, लेकिन सभी दूरियां कहां से मापी जाएगी? P से ही मापी जाएगी। क्यों P से मापी जाएगी? तो एजम्पशन क्या लिए? किरणें उपाक्षीय होते हैं। उपाक्षीय किरण किसको कहते हैं? शोन फिगर इज ऑफ कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। कैसा गोलीय सतह है? तो ये अवतल गोलीय सतह है। विच सेपरेट टू डिफरेंट मीडियम। दो अलग अलग माध्यम को अलग कर रहा है। तो दो अलग माध्यम क्या था? एक तरफ एयर था और एक तरफ ग्लास, कांच था। ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष, ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस देयर इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एट पॉइंट O। तो इसको क्या बोला? वो प्रिंसिपल एक्सिस बोला।
और प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट ओ पर, ये जो ओ है, इस पॉइंट पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। देखिए, देयर इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ओ विच इज इन रेरर मीडियम। देख ही रहे थे वो कहां पे था, हवा में मौजूद था, तो लिख ही रहा है रेरर मीडियम एल। ए रे ऑफ लाइट ओ ई, ए रे ऑफ लाइट ओ ई, वहां पे हम देख सकते हैं ए रे ऑफ लाइट ओ ई, यही है ओ ई, ए रे ऑफ लाइट ओ ई कमिंग आउट ऑफ इट and strike spherical surface APB at point E। ये था फिगर OE, यही था OE, एंड स्ट्राइक एट, इसका नाम क्या था A, इसका नाम P और इसका नाम B। A ray of light OE coming out of it and strike spherical surface APB एट पॉइंट ई, इसका नाम हमने क्या दिया, एट पॉइंट ई दिया। इफ वी ज्वाइन द इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट तो यही हो गया, इंसिडेंट पॉइंट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ सी यहाँ पर है। अगर कहता है कि हम इसको ज्वाइन कर दें, इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर दें, तो क्या कहलाएगा, इट विल वर्क एज, इट विल वर्क एज नॉर्मल। तो यह क्या बन जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में लंब कहते हैं। नॉर्मल बन के तैयार हो गया हमारे पास। आगे क्या कहता है, आगे कहता है नाउ रे मूव्स इन डेंसर मीडियम इन ग्लास। अब यहां से जो ये रे है, ये कहां से, इधर से डेंसर मीडियम में जा रहा है। कौन सा डेंसर मीडियम है, हम लोग क्या मान के चले हैं, हम लोग उसको ग्लास मान के चले हैं। फिर आगे क्या कहता है देखें, सो इट वेंट टुवर्ड्स नॉर्मल एंड नॉट एबल टू इंटरसेक्ट, कट करना दी प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस को नहीं काट पाती है और झुकती किधर है, नॉर्मल के तरफ झुकती है। देख लेते हैं इसको। अब आप यहीं पे बताइए कि जब ये रेरर मीडियम से रेरर डेंसर DENSER, रेरर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो क्या घटना घटित होती है, या अविलंब की ओर झुक जाती है, इधर चली जाती है। अब आप देखिए कि ये कहीं इंटरसेक्ट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस को, तब वो क्या कहता है, तब वो कहता है सो व्हेन वी ड्रॉ बैक, माने पीछे की ओर बढ़ाना, किसको, दैट रिफ्रैक्टेड रे, वह जो अपवर्तित किरण है उसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं। इट विल कट द प्रिंसिपल एक्सिस इन रेरर मीडियम एट पॉइंट आई। अगर उसको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, इसको अगर हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो क्या कहता है ये, कि यह प्रिंसिपल एक्सिस को कहां पर काटती हुई प्रतीत होती है, आई पर काटती हुई प्रतीत होती है। दिस विल बी द वर्चुअल इमेज ऑफ दैट पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसका ये जो इमेज बनेगा इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का, कैसा इमेज होगा, ये वर्चुअल इमेज होगा, क्योंकि हकीकत में ये काटी तो नहीं है, हमने ड्रॉ बैक किया तब ये काटी। चलिए आगे क्या कहता है, इंजम्पशन हमने क्या लिया, ऑल रेज आर पैराएक्सियल, वही हम लोग वहां पे इंजम्पशन वहां भी हम लोग कर रहे थे। क्या कर रहे थे इंजम्पशन, जी हम लोग क्या कर रहे थे जंक्शन, इधर पीछे की ओर देखें तो क्या हुआ? चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले दो एंगल को ढूंढते हैं। कौन कौन सा एंगल है वो, एक एंगल है एंगल ऑफ
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और दूसरा ढूंढते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो गया? इसको कहते हैं आपतन कोण, और उसको ऊपर वाले को कहते हैं अपवर्तन कोण। तो भाई ये जो आपतन कोण है या अपवर्तन कोण है, जब भी मिलेगा तो हम लोग को नॉर्मल के नजदीक मिलेगा। नॉर्मल के नजदीक मिला तो ये आपका आर है, ये आपका आर है, और ये आपतित किरण है और ये आपका नॉर्मल है, तो इसके बीच जो कोण बन रहा है ये आपका कोण आई है। अगर हम पीछे की ओर जाते हैं तो पीछे की ये ओर ये आपका क्या कहते हैं वो अपवर्तित किरण है, अभिलंब ये है, तो इसके बीच का कोण ये क्या कहलाएगा? आर कहलाएगा। तो आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी मिल गया, आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट भी मिल गया। अब हम करते हैं, माना कि लेट एंगल EOP इक्वल टू अल्फा, यहां पे अल्फा डाल देते हैं। EC ये एंगल आपका बीटा है, तो क्या लिखेंगे इसको? एंगल ECO, एंगल ECO इक्वल टू बीटा। देखते जाएंगे तो क्या मिला आपको? ECP इक्वल टू बीटा, और ये वाला एंगल लेते हैं, एंगल EIP इक्वल टू गामा। अगर हम इतना सा एंगल ढूंढ लेते हैं तो हम आगे बनाना शुरू करेंगे। क्या भाई? तो हमको आई और क्या बोले, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसी को लेके चलना है। अगर हम इस आई को लेते हैं तो हमारा ये वाला OE रेखा है और EC रेखा है, इस दोनों को लेना पड़ेगा। तो इसके लिए कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? इन ट्रायंगल EOC, अगर EOC को लेते हैं तो इसको देखेंगे, EOC ये है, ये ऐसे बना हुआ है, ये है E, ये है O, ये है C, यहाँ पर कौन है? बीटा, यहाँ पर कौन है? I, और यहाँ पर कौन है? अल्फा। तो बीटा क्या है? बीटा बहिष्य कोण है, बहिष्य कोण है, जिसका मान दो अंतः अभिमुख कोण के योगफल के बराबर होता है, बीटा इज एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर
angle and its value is equal to the sum of two opposite एंगल। चलिए, तो बीटा एक्सटीरियर एंगल हो गया, बहिष्ठ कोण हो गया, इसका मान दो अंदर वाला कोण आई प्लस अल्फा के बराबर हो जाएगा। हमने क्या बोला, हमको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट लेना है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर हम अब आर को लेते हैं तो आर यहाँ है, तो इसका ये वाला त्रिभुज हो गया ना, ई आई सी। इन ट्रायंगल ई आई सी, उसका फिगर कैसे बना हुआ था, इसका फिगर बना हुआ था, सी तो पूरा था और ये वाला था, ये यहाँ पर आई था, यहाँ पर सी था, यहाँ पर बी था, यहाँ पर आर था, यहाँ पर देखते, तो देखिए जरा, ये वाला फिगर है, ये वाला फिगर है, ये आई है, ये आर है, ये वाला एंगल क्या है, गामा, ये वाला एंगल गामा है, आई गामा, बाहर में बीटा है। यहाँ पर एंगल कौन सा है, गामा है, यहाँ पर बीटा है और यहाँ पर आर है। तो यहाँ पर भी जो बीटा है तो ऊपर वाले को मिटा लीजिए, तो फिर दिक्कत आपको डालेगा। चलिए ठीक है, आइए, तो यहाँ पर जो है बीटा बहिष्ठ कोण है, ये कोण का मान क्या है, गामा है, इसको भी मिटा लीजिए। बीटा क्या है, बहिष्ठ कोण है, सब चीज सेम लिखेंगे, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वहां पर लिख दिए हैं क्या, बीटा इज एक्सटीरियर एंगल, वो वाला पोर्शन यहाँ पे पूरा लिख देना, जो पोर्शन वहां पे आप लिखे थे उस पोर्शन को यहाँ पे लिख देना है। बहिष्ठ कोण है जिसका मान दो अंतःभिमुख कोण के योगफल के बराबर होता है, इंग्लिश मीडियम वाले वो लिख देंगे। देयरफॉर बीटा इक्वल टू आर प्लस गामा। अभी हम लोग उधर क्या लिए थे, इंसिडेंट एंगल लिए थे, यहाँ पर हम लोग रिफ्रैक्शन एंगल लेंगे, आर इक्वल टू बीटा माइनस गामा। ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड हो गया। अब हम लोग क्या किए थे, सो देखिए, हम लोग क्या किए थे, यहां से हम लोग एक लंब ड्रॉ किए थे जो P डैश था, और हम लोग लिखे थे क्या, किरणें उपाक्षी होते हैं और P बहुत क्लोज होगा। हम लोग एजम्पशन जो लिए थे, हम लोग क्या एजम्पशन लिए थे, P डैश इज वेरी क्लोज टू P, so all distances should be
measured, MEASU, measured from pole only, pole only, यानी जो भी डिस्टेंस हमको P डैश से मापना है वो P डैश से नहीं मापेंगे, कहां से मापेंगे? P से मापेंगे, क्योंकि हम क्या लिखे थे, किरणें उपाक्षीय होते हैं, उसको देख के आप इसको कर लीजिए। अब जो हम एंगल वहां यहां पर तब लिख सकते हैं, साइन आई नियरली इक्वल टू आई, नियरली इक्वल टू टेन आई। उसी तरह साइन आर नियरली इक्वल टू आर, नियरली इक्वल टू टेन आर। जब इतना सा करेंगे तो लिखते हैं इसको अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से। हम लोग क्या पढ़े थे स्नेल के नियम में? जो जहां है उसको वहां पर गुना कर दीजिए। तो μ2 की ओर कौन है? r है, तो μ2 sin r, और μ1 की ओर कौन है? i है, तो क्या हो जाएगा? μ1 sin i। चलिए लिखते हैं इसको, μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। आपने क्या लिया? sin i लगभग किसके बराबर है? 10i। तो μ1 क्या लिखे यहाँ? 10i इक्वल टू μ2 10r। 10i μ1 10i का इक्वेशन क्या है आपका? i का इक्वेशन पीछे में है। i का इक्वेशन बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू μ2 10, r का वैल्यू क्या है? तो r का वैल्यू यहाँ है बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा। तो हमको अब जो है ना 10 अल्फा, 10 बीटा और 10 गामा का वैल्यू निकाल लेना है। सबका सूत्र तो P बटे B ही होगा। तो देखते हैं P बटे B में कौन कहां पे आता है। अगर हम लोग अल्फा की बात करते हैं तो P बाय बी लंब कौन है? E P डैश, लेकिन लिखते क्या है? P लिखते हैं। यहाँ खुद लिख रहे हो आप, क्या लिख रहे हो? वो आगे लिखा हुआ है कि P डैश इज वेरी क्लोज टू P, P डैश P के बहुत करीब है। तो हम लोग P डैश नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? P, EP बाय OP। अल्फा के लिए EP बाय OP, बीटा के लिए EP बाय CP और गामा के लिए EP बाय IP। चलिए देखते हैं। अल्फा के लिए EP बाय OP, बीटा के लिए EP बाय, बीटा कहाँ था आपका? C के पास था ना, तो EP बाय CP और गामा के लिए EP बाय IP। तो OP क्या है? OP आपका U है, देख लीजिए यहाँ पे। OP आपका, OP ये वाला OP आपका U है, जिसको माइनस में लेंगे। IP यहाँ है, IP आपका B है, जिसको माइनस में लेंगे। और CP, C यहाँ से P यहाँ तक है, तो CP आपका R है, इसको भी माइनस में लेंगे। क्यों माइनस में लेंगे? तो अभी हम लोग एजम्पशन किए थे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे की दिशा में पॉजिटिव और विपरीत में निगेटिव। चलिए आते हैं वहां पे। चलिए लिखते हैं 10 अल्फा, और वहीं पे कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। EP बाय माइनस U, EP बाय ये CP है ना, माइनस R, और EP बाय माइनस V।
अब सारे मान को उठा के इस समीकरण में रख देंगे। कौन सा? ये वाला समीकरण में। तो क्या लिखे? μ1 tan बीटा माइनस अल्फा। चलिए तो यहीं पे आते हैं। यहां से बना रहे हैं μ1 tan बीटा माइनस अल्फा। तो μ1 tan खत्म हो गया। tan बीटा का वैल्यू क्या है? tan बीटा का वैल्यू है ईपी बाय माइनस आर। ईपी बाय माइनस आर। इसके बाद देखिए माइनस tan अल्फा ईपी बाय माइनस यू। ईपी बाय माइनस यू इक्वल टू μ2। अब आइए μ2 के बाद क्या है? tan बीटा ईपी बाय माइनस आर। ईपी बाय माइनस आर माइनस गामा है ना, तो गामा के लिए ईपी बाय माइनस भी। ईपी बाय माइनस भी ये क्लोज हुआ। चलिए अब ऊपर आते हैं। अब तो बना लेंगे यहां से। चलिए देखते हैं। μ1 ईपी निकल गया कॉमन, अंदर क्या बचा? 1 बाय माइनस आर। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ईपी बाहर है 1 बाय यू बंद इक्वल टू μ2 ईपी निकल गया कॉमन 1 बाय माइनस आर। माइनस माइनस प्लस हो गया 1 बाय भी। ईपी ईपी कैंसिल हो गया तो बचा क्या? मल्टीप्लाई कर दीजिए। μ1 बाय यू इसको ले लिए। अब इसको लेते हैं माइनस μ1 बाय आर। ये माइनस का चिन्ह यहाँ आ गया इक्वल टू μ2 बाय प्लस को आगे ले लेते हैं भी। ये बचा माइनस μ2 बाय आर। तो अब देखते हैं कि आपके पास ये आर है और ये आर है, दोनों को एक तरफ ले लेते हैं। लेके देखिए तो क्या आता है। तो इस आर को इस तरफ लाइए। तो यहां पे ये आर को ये प्लस के समेत आपको घेरा मार देते। रुकिए, ये जो भाग है इस पोर्शन को उठा के इधर ले आना। तो इसके आगे में माइनस है, इधर आएगा तो क्या लिखेंगे? इसको प्लस लिखेंगे। तो प्लस हो गया तो μ2 बाय आर। इधर पहले से कौन मौजूद है? माइनस μ1 बाय आर। चलिए बचा उधर कौन? μ2 बाय भी। अब जो है इस पोर्शन को उठाइए, इस पोर्शन को उठाइए और कहां पहुंचा दीजिए? इस पोर्शन को इस तरफ पहुंचा दीजिए। तो इसके आगे में प्लस का चिन्ह है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का चिन्ह। चलिए तो माइनस डाल के देखें। माइनस का चिन्ह दे दिए μ1 बाय यू। तो आर दोनों में मौजूद है। आर यहां लिख सकते हैं μ2 माइनस μ1 इक्वल टू μ2 बाय भी माइनस μ1 बाय यू। अब हम लोग क्या करते हैं? जो μ1 था वहां पे क्या देखे थे? μ1 एयर था, हवा था। आपका जो मेन फार्मूला यही है। मेन फार्मूला आपका यही है। सिर्फ हमको अब मान रखने के लिए करना है। तो हमने क्या किया? μ2 तो कांच था, हमने रख दिया। माइनस μ1 हवा था, इसके बदले में 1 रख दिया। तो अब क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो सिर्फ एक ही माध्यम बचा, एक ही मीडियम बचा। तो हम 2 को यहां से रिमूव कर सकते हैं। कर दिए। अब यहां पे हम खुद नोन हो जाएंगे कि ये अलग मीडियम है और ये एयर है। बाय
R इक्वल टू म्यू टू के जगह पे क्या कर देते म्यू बाय भी माइनस म्यू1 के जगह पे क्या 1 बाय यू। यही आपका फार्मूला है, मेन फार्मूला यही है न्यूमेरिकल्स बनने का, यहीं से आता है। चलिए ओके, आपको हमने कोशिश किया कि हम दोनों मीडियम में दें ताकि हमारा बच्चा दोनों मीडियम को पढ़े, पिछड़े नहीं। पढ़िए, मन से पढ़िए। धन्यवाद।